नमस्कार। मैं के.एस. मुरारी आप लोगों को एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी चेतना का जब अंतिम पड़ाव पहुंचने वाला था, तो वैसी परिस्थिति में आज़ादी के कुछ दशक पहले द्विराष्ट्र के सिद्धांत उभर कर सामने आता है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक पृथकतावादी सोच को पैदा करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 के दशक में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलिस्तां है इसके, ये गुलसिता हमारा कहने वाला मोहम्मद इकबाल द्विराष्ट्र के सिद्धांत की ओर बढ़ते चले गए। 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए सर्व इस्लामवाद से प्रेरित होकर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि यदि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया जाता है तो यहां सांप्रदायिकता का अस्थायी हल हो जाएगा। और इस संदर्भ में आगे कहते हैं, मोहम्मद इकबाल का कहना था कि मेरी इच्छा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। यही मोहम्मद इकबाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के विचारधारा को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि मोहम्मद इकबाल को इस तरह के विचारधारा को प्रचारित करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद इकबाल के विचारों से मुस्लिमों के लिए पृथक पाकिस्तान का बीज मौजूद दिखता है। हालांकि मोहम्मद इकबाल पृथक पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। पृथक पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1939 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हुआ करता था और 1939 ईस्वी में इसने पहली बार ब्रिटिश भारत को विभाजित करते हुए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर मुसलमानों के लिए एक पृथक और एक संप्रभु राष्ट्र के निर्माण की वकालत किया। कहने का आशय है कि जिस विचार को मोहम्मद इकबाल ने रखा था, उस विचार को आगे प्रचारित करते हुए चौधरी रहमत अली ने बताया कि अलग मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र होना चाहिए, जो एक संप्रभु होगा, एक फुल्ली सॉवरेन कंट्री होगा। तो इसकी बात चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की बात सबसे पहले, यानी कह सकते हैं कि एक मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक जो राष्ट्र होगा, जो मोहम्मद इकबाल का विचार था, जो मोहम्मद इकबाल की परिकल्पना थे, उस परिकल्पना के संदर्भ में जो एक शब्द का प्रयोग किया था, वह शब्द था पाकिस्तान। कह सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द को देने वाला व्यक्ति चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली, ठीक। और पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ जो होता है, पाक मतलब साफ, क्लीन, और स्थान मतलब स्थान, यानी पवित्र स्थान। पाकिस्तान मीन्स पवित्र स्थान। चौधरी रहमत अली ने
इस सिद्धांत में आस्था प्रकट करते हुए कहा कि हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, साहित्य, संस्कृति, हमारा न्याय और कानून, हमारे समुदाय का उत्तराधिकारी कानून या फिर विवाह हिंदुओं से मूल रूप से अलग है। हिंदू एवं मुसलमान आपस में एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं और विवाह भी नहीं करते। ये उस समय की बात है जब देश गुलाम था। जो परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार ये अपनी बातों को रखा और बोला कि जब ऐसी स्थिति है, ऐसी पृथकता है, एक समान रहन सहन है, ना एक समान धर्म है, ना एक समान परंपरा है, ना आस्था है, एक साथ ना बैठ के खाते हैं ना रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एक अलग मुस्लिम बहुल को मिलाकर एक अलग पृथक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, चौधरी रहमत अली का कहना था। लेकिन मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में आयोजित हुआ था, उसमें उस मुस्लिम लीग की अधिवेशन की अध्यक्षता मिस्टर अली जिन्ना कर रहा था, यानी मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा। जो तो जिन्ना की अध्यक्षता में जो मुस्लिम लीग की बैठक चल रही थी, उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव में हिंदू और मुसलमान नाम के दो अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसी बीच 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत एवं भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर भारत में जो मुस्लिम बहुल प्रांत था उसको मिलाकर एक मुसलमानों के लिए स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की औपचारिक प्रस्ताव उस 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पारित किया। जिन्ना भारतीय मुसलमानों को अपने आप में एक अलग राष्ट्र के रूप में मानते हुए कहा कि मुसलमानों के पृथक राष्ट्र के रूप में परिकल्पना न तो हिंदू मुस्लिम अंतर्द्वंद्वता का परिणाम होगा और न ही क्षेत्रीयता एवं धार्मिकता पर आधारित, बल्कि यह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप है, जहां राष्ट्र राज्य का गठन मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनभावना पर आधारित होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और ब्रिटिश सरकार को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो जिन्ना एक सिद्धांत ऐसा प्रस्तुत किया जो उस समय राष्ट्र राज्य की अवधारणा उभर कर सामने आ रही थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी हवाला देते हुए एक अलग पृथक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी बातों को रखा। जिन्ना अपने दर्शन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान जिसकी धार्मिक सोच, सामाजिक स्थिति, सामाजिक रीति रिवाज, साहित्य एवं दर्शन अलग है और ऐसे ही कुछ कारणों से एक राज्य में दोनों को एक साथ बांधे रखना मुश्किल है। एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक होने पर असंतोष बढ़ेगा और वैसी स्थिति में राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत में जिस तरह से जिन्ना अपनी उपस्थिति दर्ज किया, अपने आप को द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, तो इस सिद्धांत में हिंदू महासभा की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। कहने का आशय यह है कि हिंदू महासभा भी द्विराष्ट्र के सिद्धांत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जितनी मिस्टर अली जिन्ना या फिर मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में किया। तो इस तरह से हम यह नहीं कह सकते कि केवल और केवल मुस्लिम लीग ही द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, बल्कि उस परिप्रेक्ष्य में हिंदू महासभा की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। 1915 ईस्वी में
स्थापित हिंदू महासभा ने कांग्रेस पर मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। 1915 ईस्वी में जो हिंदू महासभा का गठन हुआ था, उस हिंदू महासभा ने आगे चलकर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम का तुष्टीकरण करता है। हिंदू महासभा ने हिंदू और मुस्लिम लीग यानी हिंदू और मुसलमान को कभी भी एक साथ देखना नहीं चाह रहा था, और ना ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग की संभावना ही खोज रहा था। यानी हिंदू महासभा ने हिंदू एवं मुसलमान तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग की संभावना को खारिज कर दिया, जबकि वास्तविकता यह थी कि हिंदू महासभा के नेतृत्व में जिस हिंदू सांप्रदायिकता को बल मिला, उससे मुस्लिम लीग एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता को न केवल यह साबित करने को बल मिला कि हिंदू एक अलग राष्ट्र की बात कर रहा है, कि हिंदू संप्रभु की बात कर रहा है, इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम भी एक अलग संप्रभु राष्ट्र की बात करें। तो मुस्लिम लीग को एक अलग सोच पैदा करने में न केवल मुस्लिम लीग के नेता का भूमिका रहा, बल्कि हिंदू महासभा के नेताओं की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। खैर, जो भी बातें रहें, परिस्थितियों जनक संदर्भों में हर कोई अपना निर्णय लेता है, लेकिन राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। और राष्ट्रहित, चूंकि उस समय ब्रिटिश संप्रभु सत्ता यहाँ स्थापित यानी ब्रिटिश की सत्ता काम कर रही थी, तो ब्रिटिश के साथ लड़ने में एकता की आवश्यकता थी, और वो एकता देखने को नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश काफी मजबूती से इस सांप्रदायिकता के बीज को आगे बढ़ाया था, और वैसी परिस्थिति में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन प्रदान करते हुए हिंदू महासभा के समानांतर खड़ा करने का प्रयास ब्रिटिश का सोच सफल रहा। जैसा कि 1937 के प्रांतीय विधानसभा में मुस्लिम लीग की पराजय होने पर मुस्लिम लीग को फिर से ब्रिटिश ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में 1939 में जब कांग्रेस की सरकार इस्तीफा देती है, तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाता है। खैर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये सारी बातें होती रही। तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के संदर्भ में यहां तक कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विरोध में हिंदू महासभा आगे बढ़ा, और ऐसी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रवादी चेतना कमजोर हुई, और परिणाम स्वरूप भारत न केवल आजादी के लिए संघर्ष रहा, बल्कि विभाजन की ओर भी जो है सो अपनी रूपरेखा तैयार करने को मिला। तो आज हम देखें कि परिस्थितियों जनक संदर्भों में चौधरी रहमत अलैह मोहम्मद इकबाल के विचारों को आगे बढ़ाते हुए अलग पाकिस्तान शब्द को देते हुए, और 1940 के जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान राष्ट्र की निर्माण की बात कर डाली, और इसके पीछे उसे लगा कि हमारा संस्कृति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे दर्शन अलग है, तो जब आज़ादी होना ब्रिटिश से, तो हम एक अलग संप्रभु राष्ट्र के रूप में मुस्लिम बहुल को मनाकर कर लेंगे। और इधर हिंदू महासभा भी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस मुस्लिम को तुष्टीकरण करने की नीति पर बल देता है, इसमें हिंदू की जो है सो हित अहित में बदल जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों कहा जाता है कि सांप्रदायिकता जब उभरती है तो एक वर्ग संतुष्ट होता है तो दूसरा वर्ग असंतुष्ट होता है, और वैसी ही स्थिति में जो है अतिरेकवादी मानसिकता मजबूती से उभरता है। तो आज के इस क्लास में मैं द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और द्विराष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा करते हुए यह भी देखने का प्रयास किया कि अभी जो शुरुआती सिद्धांत चला, ये आगे 5 साल के बाद हिंसा के रूप में उभर कर सामने आ जाती है, और डायरेक्ट एक्शन
जब मनाता है मुस्लिम लीग तो भारत विभाजन अपरिहार्य हो जाता है। और इसके लिए न केवल मुस्लिम लीग जिम्मेवार है बल्कि इसी के परिप्रेक्ष्य में हिंदू महासभा भी जिम्मेवार था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस भी किसी किसी मुद्दे पर चुप रहना उसकी भी जिम्मेवारी था। और इन सबों के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो ब्रिटिश की रही, जो सांप्रदायिकता का बीज समय समय पर बोता रहा और परिणाम स्वरूप भारत विभाजित होकर आजाद हुआ। तो आज का वीडियो मैं यही देख रहा हूं और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इसको देखते हुए आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें और लाइक से के साथ कमेंट करें। धन्यवाद।